Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Now, today, this is for grade 11. We started our chapter number 4 from our NCERT Computer Science textbook. In chapter number 4, we discussed problem solving. We have introduced what problem solving is. That is the method and the steps that we follow to solve a problem. We first identify the problem, we then analyze the problem. That is, after understanding what kind of problem it is, what kind of algorithm has to be written for the problem. And then we develop that algorithm into codes and then we debug. Debug means check in for errors. So ये steps हैं हमारे problem solving के. उसके बाद हमने देखा है कि algorithms को हम कैसे represent कर सकते हैं. वो हम करते हैं फ्लो चार्ट में एंड स्यूडो कोड में. फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, मतलब कि डायग्राम्स, शेप्स यूज़ करते हैं जिनमें हम डिसीशंस लेते हैं, इनपुट डालते हैं, आउटपुट डालते हैं एंड देन प्रोसेसिंग करते हैं. एंड स्यूडो कोड में हम एल्गोरिज्म जो है डायरेक्टली लिखते हैं. ओके, स्यूडो कोड यूज़ इसलिए होता है क्योंकि सभी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में वो लिखा जाता है. आज हम देखेंगे कि ये जो एल्गोरिजम्स हैं, क्या इनमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, इनको भी वेरीफाई करना होता है या नहीं होता. ठीक है, सो आवर टॉपिक टुडे इज वेरीफाइंग एल्गोरिजम्स. सो लेट अस बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन. नाउ, कैन यू इमेजिन what would happen if a banking software does not work correctly? Suppose functioning of the online money transfer module is not programmed correctly and it credits into the account only half the amount transacted. अब देखें, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप HDFC बैंक में आपका अकाउंट है एंड आपको नेट बैंकिंग करनी है. ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा किसी और अकाउंट से 10,000 रुपीज़, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बजाय वो आपके अकाउंट में से डेबिट हो गए. मतलब आपने ट्रांसफ़र अपने में किया था, किसी और से वो उल्टा हो गया, दूसरे के अकाउंट में 10,000 चले गए, ना कि आपके अकाउंट में आए. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एल्गोरिजम्स में मिस्टेक होती हैं, इसलिए प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है. हमने जब सॉफ्टवेयर बना लिया, अगर हमने उसे टेस्ट नहीं किया बार बार, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, Such a faulty software will mess up the working of the complete system and cause havoc. Today, software are used even in more critical services, like in the medical field or in the space shuttles. अब देखें, अगर इस तरह की मिस्टेक्स हो गई कि क्रेडिट करने के बजाय डेबिट हो गया, तो देखें कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएंगे, कस्टमर्स को गुस्सा आ जाएगा. ठीक है, एक डर भी लगता है कि कहीं हमारा अकाउंट हैक तो नहीं हो गया, हमारे अकाउंट में से पैसे कैसे चले गए जबकि हमने तो उसमें डाले थे. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉफ्टवेयर में हो जाती हैं, और इनकी जो वजह होती है वो यही है कि हम एल्गोरिजम्स को सही से वेरीफाई नहीं करते, मतलब कि उनको सही से हम टेस्ट करके डिबगिंग नहीं कर पाते हैं. एंड सॉफ्टवेयर्स तो देखो हर चीज़ में यूज़ होते हैं, आजकल मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं, हम एक्सरेस करते हैं. तो अगर कोई एल्गोरिज्म में मिस्टेक हो गया कि हमने लिया तो है लेफ़्ट लेग का एक्सरे और जो डिस्प्ले होता है वो राइट लेग का होता है. ठीक है, तो ये सेटिंग्स होती हैं जो कि एल्गोरिजम्स में प्रॉब्लम होती हैं, तभी सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो जाती है. Such software needs to work correctly in every situation. ठीक है, so therefore the software designer should make sure that the functioning of all the components are defined correctly, checked and verified in every possible way. So जो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, मतलब कि जो डेवलप करते हैं, जो कोडिंग बनाते हैं एल्गोरिज्म से, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारे फंक्शंस चेक करें, वो एल्गोरिजम्स को रन करें, वेरीफाई करें, उसे अलग अलग स्थितियों में उसे चलाकर देखें कि उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो सेम आता है, करेक्ट आता है या नहीं. ठीक है, सो वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिजम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, व्हेन वी हैव रिटन एन एल्गोरिज्म वी हैव टू वेरीफाई दैट इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. जब हम एक एल्गोरिज्म लिखते हैं, एल्गोरिजम्स रिमेंबर वंस अगेन जो स्टेप्स होते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में. ठीक है, जो हम स्टेप्स लिखते हैं कि एक प्रॉब्लम को हम इनपुट करते हैं, उस पर फिर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसका एक आउटपुट लेते हैं.
सो वी हैव टू वेरीफाई दैट इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो जो वर्क हमने डाला है, जो टास्क दिया है हमने उस सॉफ्टवेयर को, वही होना चाहिए, ना कि मिस्टेक्स या कोई और काम। To verify, we have to take different input values and go through all the steps of the algorithm to yield the desired output for each input value and may modify or improve as per the need. अब देखें, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग किस्म की इनपुट वैल्यूज़ अपने एल्गोरिज्म में टेस्ट करेंगे ताकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए ना, आउटपुट मतलब जो रिज़ल्ट हमें चाहिए सही वाला, वही हमें मिले। वो कोई भी वैल्यू हो, कोई भी इनपुट हम डालते हैं, रिज़ल्ट हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हमारा एल्गोरिज्म करेक्ट है और सॉफ्टवेयर में बनाया जाना चाहिए। The method of taking an input and running through the steps of an algorithm is sometimes called dry run. Dry run, ठीक है। जो हम एल्गोरिज्म को टेस्ट करते हैं ना, अलग अलग इनपुट डालकर उसे रन करते हैं टेस्ट करने के लिए कि सही चल रहा है या नहीं, उसे हम कहते हैं ड्राई रन। और ड्राई रन की दो अच्छे फीचर्स होते हैं, वो ये है, आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप्स इन द एल्गोरिज्म। सो ड्राई रन का जो फ़ायदा है, एक फ़ायदा तो ये है कि एल्गोरिज्म वाले स्टेप में ही अगर कोई गलती है तो तभी आइडेंटिफाई हो जाती है। फिगर आउट मिसिंग डिटेल्स और स्पेसिफाई स्पेसिफिक्स इन द एल्गोरिज्म। उसके बाद अगर कोई कमी होती है तो वो भी समझ में आ जाती है, ठीक है। देखिए, एल्गोरिजम्स जब लिखते हैं ना, उनमें एक कॉमा भी अगर हम गलत जगह पे लगाते हैं तो उसमें जो कैलकुलेशन होता है वो सब बदल जाता है। एक कॉमा, एक कॉलन, ब्रैकेट ओपन या क्लोज, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से बहुत डिफरेंस पड़ता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिसाइड द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू टू बी यूज्ड फॉर सिमुलेशन। इन केस ऑल possible input values are not tested, then the program will fail. So बहुत ज़रूरी है कि जो हम इनपुट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं ना, वो असली वाली से काफ़ी करीब होनी चाहिए ताकि हमें आइडिया हो कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर सही से चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन what if there is some other case for which it does not work? चले, हमने कोडिंग चेक कर ली, रन करके देख लिया, करेक्ट है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एरर आता है। उसकी क्या वजह हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं। अब एल्गोरिजम्स जो है उन्हें हम टेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए एक बात समझते हैं हम। देखो, एक जनरल मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। व्हेन वी वर टोल्ड दैट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जब हम नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन हमने इसे वेरीफाई किया या नहीं किया, चलो हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। अब लेट अस टेक फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब जो n है यहाँ पर, हम इसे 6 लेते हैं। सो सम जो होगा वो पहले जो 6 नंबर हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स 1 से 6 तक हैं, और इनका जब आप सम करोगे, एडिशन करोगे, तो आंसर 21 है। तो क्या ये 21 इस फॉर्मूला का भी आंसर होगा? चलो टेस्ट करके देखते हैं। अब देखो, 6x यहाँ n की जगह, एंड देन n + 1 मतलब 6 + 1। सो 6x एंड देन 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ 6 × 7 42, 42x डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड 42 बाई 2 वी गेट 21। सो हमने 6 से टेस्ट किया है। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, एक एल्गोरिज्म है, ये हमने इसे 6 से टेस्ट किया है वेरीफाई करने के लिए कि आंसर करेक्ट है। इसलिए देखो, सम हमने ऐसे निकाल लिया, ये रहा 21, इसके कैलकुलेशन के बाद भी 21 है। आप 2-3 और नंबर्स यूज़ करके देखें। इस वाले फॉर्मूले में आपको 3 यूज़ करके देख सकते हो। देखो, यहाँ आएगा 3x, यहाँ आएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4, ओके। एंड फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो हमारा आंसर 6 आना चाहिए। अब यहाँ देखो, 3 × 4 दैट इज़ 12x, 12x डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 12/2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। सो दोनों तरफ आंसर 6 है, देयरफॉर हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। ये जो हमारा एल्गोरिज्म जो हमने यहाँ बनाया है, हम इसे एक सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सकते हैं, ये करेक्ट है। सो वी कैन ट्राई सम मोर नंबर्स दिस वे टू एंश्योर दैट द फॉर्मूला वर्क्स करेक्टली। अलग अलग डिजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है एल्गोरिज्म के नाम पे सही है या नहीं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर नाउ। राइट एन एल्गोरिज्म टू कैलकुलेट द टाइम टेकन to go from a place A to C. Okay, the T total via B
where time taken to y is verification of algorithm an important step in problem solving. Okay, just a second, let's look at this example. Okay, so हमारा जो एग्जाम्पल है हमें ये देखना है कि हमें टाइम टेकन कैलकुलेट करना है. अब इसमें हमें आवर्स एंड मिनट्स में टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो एल्गोरिज्म है वो आवर्स एंड मिनट्स में बनाई गई है. हमारे दो टाइमिंग है T1 एंड T2. T1 है जो टाइम कैलकुलेट करना है A से B जाने के लिए, एंड T2 टाइम कैलकुलेट करना है B से C जाने के लिए. सो प्रिंट वैल्यू फॉर T1. अब T1 के लिए हम एल्गोरिज्म लिख रहे हैं इनपुट ऑफ आवर्स मिनट्स. ठीक है, HH1 MM1, दिस इज फॉर आवर एंड दिस इज फॉर मिनट. नाउ सेम प्रिंट वैल्यू फॉर T2 इनपुट आवर एंड देन इनपुट मिनट्स. अब इसका जो हमने एल्गोरिज्म में कैलकुलेशन बनाया है, सो टोटल ऑफ T1 इज आवर्स एंड H1 प्लस H2 आवर्स में, एंड देन द मिनट्स टोटल, the minutes of time 1 and minutes of time 2, and then हम minutes add करते हैं. So print total as hour and minutes total. So हम जो total calculate करेंगे वो total घंटे कितने लगते हैं and total minutes कितने लगते हैं. अब देखो, जो पहला वाला है T1, इसमें लगते हैं 5 घंटे 20 मिनट, एंड T2 है 7 hours 30 minutes. अब देखो 5 hours 20 minutes तो करेक्ट है, 5 घंटे 20 मिनट, अगर ये आंसर आता है तो ये करेक्ट है. दूसरा है 7 hours 30 minutes, 7 घंटे 30 मिनट, ये भी सही है, isn't it? On dry run we get the result 12 hours and 50 minutes. अब हम T1 and T2 को ऐड कर रहे हैं, टोटल रिजल्ट चाहिए ना. सो 5 + 7 12, 20 + 30 50. ये करेक्ट है. क्यों? क्योंकि 12 घंटे 50 मिनट करेक्ट टाइम होता है. अब ये मिनट देखना है हमें, जैसे ये 60 मिनट्स हो जाता है तो यहाँ भी तो बढ़ेगा, है ना. अगर मिनट्स 60 या 60 से ऊपर हो गए तो यहाँ +1 हो जाएगा, मतलब घंटे बढ़ जाएंगे जब मिनट 60 हो जाते हैं, है ना. कंफ्यूज मत हो आप. अब यहाँ देखें, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ. इस वाले एग्जाम्पल में देखें, अगर हमारा T1 ठीक है 4 घंटे 50 मिनट है और हमारा T2 2 घंटे 20 मिनट है, तो हमारा टोटल टाइम क्या होगा, T1 + T2, मतलब कि 4 + 2 जो कि है 6, 50 50 + 20 जो कि है 70. अब ये टाइम देखो 6 घंटे 70 मिनट, क्या ये करेक्ट है? सोचो, 6 घंटे 70 मिनट, क्या ये सही लिखा जाता है? नहीं, हम इस तरह से टाइम को मेजर नहीं करते. यहाँ पर 60 मिनट से ऊपर नहीं आना चाहिए टाइम. जब ये 60 मिनट्स हो जाते हैं तो यहाँ पर +1 हो जाता है, मतलब कि यहाँ 60 होगा, ये 10 मिनट्स इसमें लग के ये 7 हो जाएंगे. ठीक है, 7 hours 10 minutes, यह है सही तरीका लिखने का. 6 hours 70 minutes गलत होता है. अब इस एग्जाम्पल में हमें ये समझना होगा कि हमारे एल्गोरिज्म में प्रॉब्लम है. ठीक है, ये जो हमने लिखा था ना एल्गोरिज्म, इसमें गलती है क्योंकि 70 मिनट नहीं आना चाहिए. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो जो मिनट्स है ना हमारे, जब मिनट्स 1 एंड मिनट्स 2 का जो टोटल है, जब वो 60 से कम होगा तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम आएगा. लेकिन जब वो 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो जो एल्गोरिज्म है हम उसमें ठीक है इंक्रीज करेंगे आवर्स. जो टोटल आवर है उसमें +1 कर देंगे, एंड जो टोटल मिनिमम टाइम है वो 60 रह जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, समझ में आ जाएगा आपको. अब हमने एल्गोरिज्म को बदल के इसमें ये ऐड किया है, इफ़ अगर टोटल मिनट टाइम इज लेस देन 60 इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ वाला पढ़ रहे हैं हम, इफ़ टोटल मिनट्स इज ग्रेटर देन 60 देन, मतलब अगर ऐसा है तो फिर टोटल टाइम ऑफ आवर्स में हम 1 ऐड कर देंगे. ठीक है, जो आवर्स होते हैं उनमें हम 1 ऐड कर देंगे और जो मिनट्स हैं वो 60 रहने चाहिए. आई होप दैट इज़ क्लियर, क्योंकि जब 60 मिनट हो जाते हैं तो मतलब 1 घंटा बढ़ गया ना, तो वो 1 घंटा जो है हम आवर्स में बढ़ा देते हैं, एंड जो टाइमिंग मिनट्स में है वो 60 होनी चाहिए. सो अगर 60 से ज़्यादा होता है, दिस इज़ ग्रेटर देन, अगर 60 से ज़्यादा हो जाता है तो आवर्स में +1 हो जाएगा. इसलिए जो टोटल होगा हमारा H total एंड M total,
Now we can simulate true algorithm for T1 and T2 and get T total as 7 hours 10 minutes. ठीक है, सो अब ये वाला देखें जो था ये ना 4 hours 50 minutes 2 hours 20 minutes. सो जब हमने 4 hours को 2 hours में ऐड किया वो तो 6 hours हो गए, लेकिन 50 minutes and 20 minutes 70 हो रहे हैं जो कि 60 से ज़्यादा है. तो हम ये एल्गोरिज्म अप्लाई करेंगे कि जो टोटल आवर्स थे 6 उसमें 1 ऐड हो जाएगा जो कि है 7. ठीक है, एंड जो टोटल मिनट्स हैं वो सिर्फ 60 रहने हैं. सो देयरफॉर 7 hours 10 minutes. इसके बाद ये साबित होता है कि एल्गोरिज्म करेक्ट रन कर रहा है. पहले जब हमने देखा था इस एल्गोरिज्म में प्रॉब्लम थी क्योंकि 70 मिनट दिखा रहा था जो कि गलत है, लेकिन हमने ये वाली लाइन जो ऐड की है ना इससे हमारा एल्गोरिज्म वेरीफाई हो गया. और अब हम कोई भी टाइमिंग डालेंगे, कोई भी T1 T2 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्यूरेट एंड करेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. I hope that is clear to you. So to summarize this in a nutshell, अब हम फाइनली ये समझ लेते हैं एक बार फिर से कि हम क्यों एल्गोरिथम्स को वेरीफाई करते हैं. Suppose we develop some software without verifying the underlying algorithm, and if there are errors in the algorithm, then the software developed will not run. अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं मतलब बनाते हैं, कोडिंग लिख के बनाते हैं, और हमने पहले उस एल्गोरिज्म को जो हमने ड्राफ्ट बनाई थी उसे टेस्ट नहीं किया या वेरीफाई नहीं किया, तो वो जो एरर्स थे ना वो सॉफ्टवेयर में भी चले जाएंगे और इस वजह से सॉफ्टवेयर सही रन नहीं करेगा. इस वजह से सॉफ्टवेयर हमारा बैंकिंग का काम उल्टा कर देगा या 60 मिनट से ज़्यादा 70 मिनट 80 मिनट दिखाना शुरू कर देगा जो कि गलत है. सो हमेशा एल्गोरिजम्स जो हैं टेस्ट करने चाहिए, वेरीफाई करने चाहिए. Hence it is important to verify an algorithm since the effort required to catch and fix a mistake is minimal. हमें हमेशा अपने एल्गोरिजम्स जो हम लिखते हैं वेरीफाई करना चाहिए क्योंकि जो हमने स्टेप जो हमारी एफर्ट होती है ना मिस्टेक करेक्ट करने में वो कम होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अगर मिस्टेक होती है फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. ठीक है, वो वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करके मॉडिफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इसीलिए हमेशा अपने एल्गोरिज्म को हमें वेरीफाई करना चाहिए उसे कोडिंग में बदलने से पहले. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट वेरीफाइंग एल्गोरिजम्स. थैंक यू.